जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर का बेसिक कंसेप्ट का पार्ट 4 वीडियो बनाने जा रहे हैं। और इस पार्ट 4 वीडियो में आज आपको बताएंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों टॉपिक को इस वीडियो में आज कवर करेंगे। तो परिमेय संख्याएं, तो इसका डिफिनेशन क्या लिखा है? ऐसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं तथा जहां p और q पूर्णांक हो परंतु q नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। इसे कैपिटल Q से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पर बात हो रहा है कि जो भी परिमेय संख्या होता है उसको p बटा q के रूप में लिख देते हैं, p बटा q के फॉर्म में लिखते हैं। और इसमें जो p और q क्या है? p और q क्या है? पूर्णांक है, यानी इंटीजर है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात बोल रहा है कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान आपको 0 नहीं लेना है। यदि q का मान आप 0 लीजिएगा तो वह परिमेय संख्या रेशनल नंबर से नहीं कहलाएगा, इसलिए q नॉट इक्वल टू 0 होता है। और याद रखिएगा कि जो परिमेय संख्या होता है उसको कैपिटल Q से सूचित किया जाए। इसका एग्जाम्पल क्या लिखे हैं? q बराबर 2/3 - 5/2 4 0 3/5। ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स का हो गया एग्जाम्पल। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए कि जो परिमेय संख्या जो होता है उसको हम लिखेंगे p बटा q के रूप में। जितने भी कोई भी नंबर रहे, चाहे नेचुरल नंबर रहे, होल नंबर रहे, इंटीजर रहे, उन सभी को हम p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी p को बोलते हैं अंश और q को बोलते हैं हर, यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। तो जिसे हम कोई भी नंबर को, किसी भी नंबर को यदि आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को आप क्या कहिएगा? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहेंगे। और इसमें जो बोल रहा है कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं लेंगे। आखिर क्यों परिमेय संख्या में q का मान 0 नहीं ले सकते हैं? क्या p का मान 0 ले सकते हैं? हाँ, आप p का मान 0 ले सकते हैं, लेकिन q का मान आप 0 नहीं ले सकते हैं। तो चलिए इसी को हम देखते हैं कि आखिर q का मान 0 क्यों नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले p का मान हम 0 लेते हैं और q का मान कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे 5 ले लिए, ठीक। तो अब इसको क्या करेंगे? p बटा q के रूप में है, तो p बटा q के रूप में है, तो यहाँ पर क्या करेगा? q क्या करता है? p में भाग देता है। q क्या करेगा? p में भाग देगा। तो उसी तरह 5 क्या करेगा? 5 जो है साथियों 0 में भाग देगा। 5 किस में भाग देगा? 0 में, क्योंकि नीचे वाला नंबर क्या होता है? ऊपर वाला नंबर से भाग दिया जाता है। तो 5 नीचे में है, क्योंकि q नीचे में है इसलिए q का मान 5 है। और p का मान क्या है? 0, और p ऊपर में है इसलिए 5 क्या कर रहा है? 0 में भाग दे रहा है। टेबल लिखते हैं तो 5 गुना 0 करेंगे तो क्या होगा? 0। 5 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा? 5। 5 गुना 2 करिए तो क्या होगा? 10। इस तरह से टेबल बनते जाता है 5 का पहाड़ा। तो ये मेरा क्या बन गया? 5 का टेबल बन गया। तो इस तरह से अब बताइए कि यहाँ पर 0 है और यहाँ 5 है, कितने बार में? तो भाई 0 बार में खिलाएंगे। तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, तो यहाँ पर भी 0 लिखेंगे। कटने पर क्या आ गया? कट गया ये पूरे रूप से, यानी घटाने पर शेषफल क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब 5 0 में भाग दिया तो पूरे रूप से ये विभाजित हो गया, यानी कट गया, और इसमें शेषफल भी 0 आ जाता है। p का मान जिससे अभी 0 लिया और q का मान 0 लिया। अब जो है क्या करना है? p का मान जो है अब 5 लेना है और q का मान अब 0 लेना है। अब 0 जो है 5 में भाग दे के देखते हैं, तो 0 किस में भाग देगा? तो 5 में भाग देगा। अब 0 का पहाड़ा लिखिए, 0 गुना 1 बराबर 0, या 0 गुना 0 करिए तो क्या होगा? 0, या 0 गुना 5 करिए तो क्या होगा? 0। किसी भी नंबर में अब 0 से गुना करिए तो उसका जो गुणनफल जो आएगा क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यहाँ पर 0 बार में खिलाइएगा तो घटाने पर कितना आया? 5। फिर 0 बार में खिलाइएगा तो घटाने पर कितना आया? 5। यानी ये बार बार शेषफल सेम ही आ रहा है और कटने का नाम ही नहीं ले रहा है। कटने का कोई यहाँ पर इरादा ही नहीं दिख रहा है, इसीलिए q नॉट इक्वल टू 0 हम बोल सकते हैं। इसीलिए q का मान 0 नहीं लेना है, q का मान 0 नहीं लेना है। यही रीज़न है जो कि परिमेय संख्या में बोलता है कि q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं लेना है।
P का मान आप 0 ले सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब Q का मान हम यहाँ पर 0 लिए और 5 में जब भाग दिए 0 से, तो क्या आया, बार बार शेषफल वही आ रहा था। तो ऐसे, और यहाँ पर देखिए 0 की संख्या इधर बढ़ रही थी, लेकिन इधर बार बार 5 नीचे में शेषफल आ रहा था। भागफल में 0 0 बढ़ते जाएगा, लेकिन ये कटने का नाम नहीं लेगा। इसलिए Q नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या में कहता है नहीं लेने के लिए, इसलिए Q नॉट इक्वल टू 0 होता है और Q का मान 0 नहीं लेना है। अब यहाँ पर समझिए, और एक चीज़ याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उसे भी P बटा Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। P बटा Q के फॉर्म में जिस नंबर को आप लिख सकते हैं वो सब परिमेय संख्या कहलाए। अब जैसे 0, इसके नीचे कोई भी नंबर लिख दीजिए 10, तो ये P बटा Q के फॉर्म में हो गया। P का मान 0 और Q का मान 10। अब जब 10 जो है 0 में भाग देगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। देख लीजिए 10 क्या करेगा, 0 में भाग देगा तो कितना आया, कट कर देखिए पूर्ण रूप से विभाजित। इसलिए 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर आइए कि परिमेय संख्या को हम कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो परिमेय संख्या को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक धनात्मक परिमेय संख्या, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर, और ऋणात्मक परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव रेशनल नंबर। तो धनात्मक परिमेय संख्या का उदाहरण क्या हो जाता है, 3/7, 12/5, -9/-5। तो यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस कट जाएगा तो क्या आएगा, 9/5 ही आएगा। ऊपर नीचे सेम चिन्ह रहे तो वो धनात्मक परिमेय संख्या ही कहलाएगा। तो ये सभी क्या हो गया, धनात्मक परिमेय संख्या हो गया। अब ऋणात्मक परिमेय संख्या का एग्जाम्पल देख लेते हैं। -3/7, 23/-12, -5/2। ये क्या हो गया, ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या में अंतर क्या है, अंतर यही है कि इसमें क्या है कि इसमें जो है माइनस का चिन्ह यदि दिख रहा है तो अंश में भी और हर में भी, यानी P में और Q में दोनों में माइनस का चिन्ह है, और माइनस माइनस कटने पर वो क्या हो जाता है, प्लस में परिवर्तन हो जाता है। और इसमें ऋणात्मक परिमेय संख्या का एग्जाम्पल में क्या अंतर देख रहे हैं कि ऊपर में माइनस है तो हर में माइनस नहीं है, अंश में माइनस है यानी P में माइनस है लेकिन Q में माइनस नहीं है। तो यहाँ पर देखिए P में माइनस नहीं है लेकिन Q में माइनस है। अब यहाँ पर P में माइनस है, Q में माइनस नहीं है, यानी ये सब किस रूप में लिखल है, P बटा Q के फॉर्म में लिखल रहा है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो अभी आपको परिमेय संख्या बिल्कुल समझ में आ गया साथियों। अब अपरिमेय संख्या को समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अपरिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखे हैं, वैसी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जाती है उन्हें अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर्स कहते हैं। यानी जिसे हम P बटा Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसी को क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या लिखे हैं, जैसे मैं √2, √3, √1/2, पाई, 8√2, उसके बाद 0.10, 1, 001, 00001, 4 गो 0, ये सब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए कि जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखेंगे उसे को क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो अपरिमेय संख्या में लगभग अपरिमेय संख्या आपको रूट के अंदर में रहता है और देखने को मिलता है। और याद रखिएगा कि बात हम अभी किए कि जो रूट के अंदर में रहेगा उसी को अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि √4, क्या √4 अपरिमेय संख्या है, तो नहीं, √4 जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस 4 का वर्गमूल निकल जाता है, यानी ये रूट से बाहर हो जाता है। तो रूट से बाहर होने पर क्या निकल जाता है, 2, और 2 क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये भी याद रखना है। और उसके बाद जैसे कि देखिए √5, तो ये क्या रूट से बाहर हो सकता है, नहीं, ये रूट के अंदर में ही रहेगा। तो जो परिमेय संख्या, जो भी नंबर रूट से बाहर हो जाए तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा, और जो परिमेय संख्या रूट के अंदर में ही रहेगा, रूट से बाहर नहीं हो पाएगा, उसी को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। और इसका डिफिनेशन तो P बटे Q के रूप में इसको लिख ही नहीं सकते हैं, जो रूट से बाहर नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर वाला नंबर परिमेय संख्या नहीं कहलाता है, वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। और एक महत्वपूर्ण बात,
क्या महत्वपूर्ण बात है कि जो दशमलव के बाद, जैसे कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो नंबर है कि 0.10, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद देखिए, दशमलव के बाद यहाँ क्या है 10 यानी 10 हो गया, उसके बाद 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया। यानी दशमलव के बाद नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दशमलव के बाद नंबर यहाँ पर चेंज हो रहा है, इसलिए ऐसे नंबर को भी अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसमें अक्सर बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं और इसको समझ लेते हैं परिमेय संख्या। तो ये नहीं करना है। क्या ध्यान में रखना है कि दशमलव के बाद यदि सेम नंबर रिपीट हो, दशमलव के बाद देखिए 0 पॉइंट के बाद देखिए 3 3 3 रिपीट हो रहा है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर क्या कहलाएगा, आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या समझे कि दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद यदि नंबर सेम दिखे और सेम नंबर रिपीट हो तो वह परिमेय संख्या कहलाता है। और दशमलव के बाद यदि सेम नंबर रिपीट ना हो तो उसको क्या कहेंगे, तो अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि 0.10 फिर 100, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसी तरह नंबर रिपीट होगा। तो दशमलव के बाद 0.12, ठीक है, 12, फिर उसके बाद 122, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद नंबर अलग अलग रिपीट हो रहा है, अलग अलग नंबर। देखिए यहाँ पर 10 है तो यहाँ 100 है, यहाँ 12 है तो यहाँ 122 है, सॉरी 122 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद अलग अलग नंबर रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे साथियों, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ऐसे नंबर को अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि दशमलव के बाद यदि सेम नंबर रिपीट होगा तो वह परिमेय संख्या कहलाएगा, और दशमलव के बाद यदि अलग अलग नंबर रिपीट होगा, सेम नंबर रिपीट नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि पाई का बात आता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का जो मान होता है 22/7 वह एक परिमेय संख्या कहलाता है। क्यों, पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई का मान क्यों नहीं हो सकता है अपरिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि उसको P/Q के रूप में वो लिखा जाता है। 22/7 किस रूप में है, P/Q के रूप में, इसीलिए यह परिमेय संख्या होगा। लेकिन पाई, केवल पाई ही अपरिमेय संख्या होगा, पाई का मान अपरिमेय संख्या नहीं होगा, वह परिमेय संख्या होगा। अब आगे समझिए कि अपरिमेय संख्याएं को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला धनात्मक अपरिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इरेशनल नंबर, और दूसरा क्या आता है, ऋणात्मक अपरिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव इरेशनल नंबर। तो धनात्मक परिमेय संख्या का उदाहरण क्या हो जाता है, √2, √3, √5, 2√5। तो ये सभी नंबर क्या है, धनात्मक में है। क्यों, क्योंकि धनात्मक का चिन्ह क्या होता है साथियों, तो धनात्मक का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, यानी प्लस का चिन्ह जो होता है उसको धनात्मक का चिन्ह कह सकते हैं। तो धनात्मक चिन्ह लिखने का आवश्यकता नहीं होता, धनात्मक चिन्ह जो है लिखने का ज़रूरत नहीं है, वह हमेशा साइलेंट रहता है। इसलिए इस सब के आगे धनात्मक चिन्ह लिखा है वो साइलेंट है, इसलिए ये सब नंबर धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएंगे। उसके बाद देखिए ऋणात्मक चिन्ह जो होता है माइनस वाला होता है, जो कि आगे लगल है, तो माइनस चिन्ह लिखना ज़रूरी है, लेकिन प्लस चिन्ह नहीं लिखिएगा तो चलेगा, माइनस लिखना होगा। तो देखिए -√2, -√3, -√5, -2√5, यानी क्या किए, धनात्मक अपरिमेय संख्या के आगे माइनस चिन्ह लगा दिए, तो वह ऋणात्मक अपरिमेय संख्या हो गया। तो आज आप लोग अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्या दोनों समझ गए साथियों। तो साथियों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।